20 के सीरीज़ में टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को डिस्कस करूंगा। जैसे हम सबको मालूम है कि मेंडल का वर्क 1856 टू 1863 हुआ, पब्लिश 1865 में हुआ है। सिंबल्स से ही आ जाता है नीट में ये सिंबल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। मैं आज T20 के सीरीज़ में टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक में 20 क्वेश्चन के थ्रू फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865 बट इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 ड्यू टू द रीजंस। तो मेंडल का वर्क 1900 तक हिडन रहा, अनरिकॉग्नाइज रहा बहुत सारे कारणों से। जैसे हम सबको मालूम है कि मेंडल का वर्क 1856 टू 1863 हुआ, पब्लिश 1865 में हुआ, लेकिन 1900 तक कई फैक्टर्स, कई रीजंस की वजह से इनका वर्क जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाया या फिर रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। इसके बारे में एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एक पैराग्राफ भी दिया हुआ है, उसी पैराग्राफ से ये क्वेश्चन फ्रेम आउट किया गया है और ये काफ़ी अच्छे से एलन कोटा में बच्चों को एक्सप्लेन भी किया जाता है और बताया भी जाता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन जो था उस समय अच्छा नहीं था जितना आज की डेट में है। तो मेंडल का रिजल्ट मास पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाया, ये भी एक रीज़न है अनरिकॉग्निशन के लिए मेंडल के वर्क का। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, हिज कंटेम्परेरीज यानी कि सेम समय में काम करने वाले साइंटिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट फैक्टर्स एज डिस्क्रीट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मेंडल ने जो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को समझाने के लिए यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट को फैक्टर बोला था, वो जो है सभी साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं किए थे कि फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट है। तो ये भी जो है एक अनरिकॉग्निशन का रीज़न है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है मैथमेटिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन इनहेरिटेंस वाज टोटली न्यू। मैथमेटिक्स का शामिल करना बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ये एक बहुत नई बात थी और इसलिए भी सभी साइंटिस्ट को बड़ा अजीब लगता था कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व किया गया है, तो इनके वर्क को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो ये भी एक रीज़न बनता है इनके वर्क के हिडननेस का। फिर इसके बाद से यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट देखा जाए तो मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। मेंडल ने फैक्टर का कोई भी प्रूफ जो है नहीं दे पाए थे, जैसे कि वो सेल में कहाँ प्रेजेंट है, किस केमिकल का बना है, ये मेंडल इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाए थे फैक्टर के एग्जिस्टेंस के बारे में। तो ये भी जो है मेंडल के वर्क के अनरिकॉग्निशन का रीज़न बनता है और ये चारों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ। आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रेशियो ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर प्लांट्स इन F2 जनरेशन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि सवाल ये कह रहा है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर एंड रेसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर के बीच में रेशियो लेना है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस आपने देखा है और उस डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में हमें जो रिजल्ट मिलता है 9, 3, 3, 1, जिसमें 9 जो होता है राउंड येलो, 3 जो होता है राउंड ग्रीन, फिर 3 जो होता है रिंकल्ड येलो, फिर 1 जो होता है रिंकल्ड ग्रीन। अगर आप देखें यहाँ पर तो F2 में डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर 9 आ रहा है, रेसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर 1 आ रहा है। तो जो रिजल्ट हमारा बन रहा है डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर एंड रेसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर 9:1, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। बात आती है क्वेश्चन थर्ड पर। अब आगे प्रोसीड करते हैं। सवाल पूछ रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विथ रेस्पेक्ट टू डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस के रेफरेंस में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है, एक एक करके पढ़ते हैं और इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है।
टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन। तो टाइटली लिंक्ड जीन और बोल रहा है शो हायर रिकॉम्बिनेशन, ये बात यहाँ पर सही नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम पर यहाँ कुछ जीनों को हम अरेंज कर देते हैं ए बी सी। ए और बी में देखें तो डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू ए और सी के बीच। तो ए और बी में डिस्टेंस कम होता है तो कहते हैं यहाँ पर लिंकेज ज़्यादा होता है, और लिंकेज जब ज़्यादा होता है तो रिकॉम्बिनेशन कम होता है, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कहेंगे लिंकेज कम और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर टाइटली लिंक्ड जीन यानी कि डिस्टेंस कम है तो शो हायर रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ लोअर रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जीन्स फार अपार्ट फ्रॉम द सेम क्रोमोसोम्स शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। तो जो दूर प्रेजेंट है जीनें वो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन दिखती हैं, ये कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट। जबकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन फ्यू नहीं, फ्यू रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़कर देखें, जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम शो 100% रिकॉम्बिनेशन। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो 50% से बियॉन्ड कभी भी रिकॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। और इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता है कोटा क्लासरूम में, और हम इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सवाल भी इनकरेक्ट के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन हमारा नज़र आ रहा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आंसर फोर्थ। ये उसी क्वेश्चन का हिंदी पार्ट है, तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट इन गिवन ऑप्शन? इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। वन ऑफ द कॉज ऑफ द वेरिएशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन का एक कॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है, मेन कॉज। आपको मालूम है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कहीं ना कहीं गैमेट फॉर्मेशन पर बेस्ड होगा, मियोसिस के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको क्रॉसिंग ओवर नज़र आता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नज़र आता है, जिसकी वजह से जीनों के नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और फिर जब गैमेट फर्टिलाइज होते हैं तो अगले जनरेशन में कैरेक्टर्स के भी नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ये एक वेरिएशन का बहुत बड़ा रीज़न बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ें तो अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट विच हैज़ अंडरगॉन डिसकंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर ये वाली बात गलत कह दिया है, डिसकंटिन्यूअस, जबकि यहाँ पर एनसीईआरटी ने इस बात को कहा है कि अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ कंटिन्यूअस होना चाहिए, ना कि डिसकंटिन्यूअस, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मेंडल सेलेक्टेड 7 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। ये भी गलत है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। 7 नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज मेंडल ने सेलेक्ट किया था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ऑब्जर्व्ड F1 प्रोजेनी वर टॉल। और जाहिर सी बात है, हमने बहुत बेसिक क्रॉस हाइट का स्टडी भी किया है यहाँ पर, और हमें नज़र आता है कि F1 जो है सारे पौधे टॉल ही थे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हमें 2 और 3 दिख रहा है, यानी टोटल 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर दिख रहा है फर्स्ट। तो आंसर फर्स्ट है ये हमारा। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट गिवन है, एक एक करके रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि व्हेन मेनी अलील्स ऑफ अ सिंगल जीन गवर्न अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल गलत है,
क्यों गलत है? क्योंकि आप देख सकते हो बोल रहा है मेनी अलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, और उसको बोल रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जबकि ये है केस मल्टीपल एलेलिज्म का। इसलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 देखा जाए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, और हम क्लास में बहुत अच्छे से, यहाँ कोटा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं इस बात को कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में एक मिनिमम एक्सप्रेशन के बाद जैसे जैसे डोमिनेंट अलील बढ़ता जाता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन का एडिशन करता चला जाता है, यानी हर अलील एक एडिशन शो करता है कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन में, लेकिन डोमिनेंट अलील वो करता है। तो स्टेटमेंट 2 सही है। अगर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से अपना जो ऑप्शन बनता है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बनता है। इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पर सेकंड नज़र आएगा, आंसर सेकंड। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 6 असर्शन रीजन है। तो पहले असर्शन पढ़ते हैं। अ वुमन हु कैरीज द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड। जो वुमन कलर ब्लाइंडनेस की जीन कैरी करती है वो कलर ब्लाइंड नहीं है। क्या पहले ये असर्शन सही है या गलत, पहले इसको डिस्कस कर लें। तो देखिए, अगर कोई वुमन कलर ब्लाइंडनेस की जीन कैरी करती है तो वो कैरियर है, कैरियर वाले होते हैं नॉर्मल, यानी कि डेफिनेटली कलर ब्लाइंड नहीं होगी। तो ये असर्शन वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब इसका कारण ढूंढते हैं कि द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज रेसेसिव and its effect is suppressed by the matching dominant allele, matching dominant normal gene। तो जैसे यहाँ पर डोमिनेंट अलील जो होगा वो इसके रेसेसिव अलील को सप्रेस कर देगा। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, और जब रेसेसिव है डिसऑर्डर तो डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में ही अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगा। तो रीज़न का स्टेटमेंट भी सही है, और रीज़न असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर देखा जाए कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है अपना ऑप्शन फर्स्ट। तो आंसर जो होगा वो होगा आंसर फर्स्ट। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन 7 पर अब आते हैं। A cross between two plants resulted in offspring having few dwarf plant। तो सवाल ये कह रहा है कि 2 टॉल प्लांट्स हैं और 2 टॉल प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराने से कुछ प्रोजेनीज ड्वार्फ की मिल जाती है। टॉल का जीनोटाइप लिखा जाए तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी में आता है, क्योंकि डोमिनेंट है ट्रेट ये। तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब ड्वार्फ लाना है तो ये तभी आ सकता है जब दोनों अलील रेसेसिव हो, और ये एक पेरेंट से एक अलील आता है और दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से आता है, यानी दोनों पेरेंट्स में एटलीस्ट एक एक स्मॉल टी अलील होना चाहिए, तभी ड्वार्फ प्रोजेनी बर्थ ले सकती है। तो हेट्रोजाइगस यहाँ पर पेरेंट का होना मैंडेटरी है कि टॉल भी हो पेरेंट और अगले प्रोजेनी में ड्वार्फ भी आ जाए। तो ये तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब हेट्रोजाइगस हो, और दोनों पेरेंट्स का यहाँ पर हमारा हेट्रोजाइगस होना ऑप्शन सेकंड में ही नज़र आ रहा है। इसलिए क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमें इन दोनों को मैच करना है। ये मैच जो मैच द फॉलोइंग दिया गया है ये एक डेफिनेशन बेस्ड पर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है अपने नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे देखा जाए एक एक करके मैचिंग में कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट, इसको क्या कहा जाएगा? तो प्लॉइडी कहते हैं, यानी ए का अपना बन जाएगा मैच 4th। डिफरेंसेस दैट आर सीन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, तो जो डिफरेंसेस दिखता है मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज के बीच में, ये भी डेफिनेशन है जो हम कहते हैं वेरिएशन। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन अलील कहलाता है, डेफिनेशन है। तो सी का हो जाएगा सेकेंड।
और डी का मैच अगर हम देखें तो क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। टेस्ट क्रॉस में यही तो बताया जाता है कि F1 प्रोजेनी का क्रॉस होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो इसका हो जाएगा अपना थर्ड मैच। तो अब देखते हैं यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग के कहां पर बैठ रहा है। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। पहला ही ऑप्शन में हमारा ये मैच द कॉलम फिट बैठ रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 9th देखते हैं। ये भी एक मैच द कॉलम पर बेस्ड क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप पर बेस्ड क्वेश्चन है। और ये एबीओ ब्लड ग्रुप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं हर साल यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी गुंजाइश होती है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले IA और स्मॉल i अगर जीनोटाइप हो तो इससे ब्लड ग्रुप आता है A, और स्मॉल r हो अगर तो इससे आता है नेगेटिव। जब हम इसका ऑप्शन देखते हैं मैच करने के लिए तो हमें A मैच होता हुआ दिखता है सेकंड से। IA IB देखा जाए तो इससे जो ब्लड ग्रुप आएगा वो आएगा AB, और कैपिटल R स्मॉल r है तो आएगा प्लस, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर होता है यहाँ पर प्लस और रेसेसिव होता है नेगेटिव। तो एक डोमिनेंट अलील होगा तो इसकी वजह से एंटीजन बनेगा RH एंटीजन और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। तो B का अपना चला जाएगा यहाँ पर जो मैच वो फोर्थ के साथ। C देखा जाए स्मॉल आई जब हम देखते हैं तो इस जीनोटाइप में ब्लड ग्रुप आता है O। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव डोमिनेंट में आता है और नेगेटिव रेसेसिव में आता है, और स्मॉल आर जीनोटाइप दिया गया है यानी रेसेसिव की बात कर रहा है, यानी कि C O नेगेटिव होगा। तो ये O नेगेटिव आपको दिख रहा है फर्स्ट में, तो C का जो मैच होगा वो फर्स्ट के साथ होगा। D देखा जाए तो IB इससे ब्लड ग्रुप B बनेगा, और कैपिटल R स्मॉल r यानी डोमिनेंट कंडीशन बनाया है और डोमिनेंट कंडीशन की वजह से पॉजिटिव आता है। तो D जो होगा इसका मैच आपका बन रहा है B पॉजिटिव। अब एक एक करके ऑप्शन में ढूंढते हैं। A का सेकंड, B का फोर्थ और C का फर्स्ट। यहाँ गलत हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, A का 2, B का फोर्थ, C का फर्स्ट और D का थर्ड। ये हमारे सामने बिल्कुल सही बैठ रहा है और इसलिए हमारा आंसर जो है हो जाएगा सेकंड आंसर। आगे देखते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10th। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, यानी कि ये क्वेश्चन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर बेस्ड है, जो हम क्लासरूम कोटा में बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन भी करते हैं और कहते भी हैं कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर बेस्ड है, एक एक करके देखते हैं। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में बात करी गई है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये पॉइंट लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिखा हुआ है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाली बात यहां पर नहीं होगी। फैक्टर अकर्स इन पेयर, ये स्टेटमेंट भी अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिखा गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। थर्ड पढ़ा जाए तो अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। अलील ब्लेंड नहीं करता और F2 जनरेशन में वापस से पेरेंटल फॉर्म रिकवर हो जाना, ये सेग्रीगेशन से ही एक्सप्लेन होता है। जब अलील मिक्स नहीं हो रही, ब्लेंड नहीं हो रही, तो इसका रिजेक्शन सबसे अच्छा कहां से होगा? सेग्रीगेशन से, यानी सेपरेशन से। अगर कोई दो अलील सेपरेट हो रही है मतलब कभी मिक्स हुई नहीं थी, तो इसलिए ये सेग्रीगेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ा जाए तो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। ये भी एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंडर द टॉपिक प्रेजेंट है। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंडर हेडलाइन प्रेजेंट रखा है एनसीईआरटी में, और सेग्रीगेशन के लिए आंसर थर्ड होगा, और सवाल सेग्रीगेशन पर है ये, इसलिए हमारा आंसर थर्ड है। आइए बच्चों नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अ मेल ह्यूमन इज हेट्रोजाइगस फॉर R and Y जीन एंड ऑल्सो कैरी X लिंक जीन H। तो एक एक करके यहाँ पर पहले सॉल्यूशन देखते हैं। हेट्रोजाइगस फॉर R and Y जीन क्वेश्चन में कहा गया है और कह रहा ऑल्सो कैरी X लिंक जीन H, X लिंक जीन H। तो बोल रहा है एक मेल ह्यूमन है, हेट्रोजाइगस फॉर R and Y जीन है और एक X लिंक जीन H है। देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमिट ऑफ जीनोटाइप स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल h। यानी यहां गैमिट स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल h की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। देखते हैं एक एक करके। देखिए अगर गैमिट में बात करें तो हर पेयर ऑफ फैक्टर या हर जोड़े अलील में से एक ही अलील गैमिट में जाता है। तो गैमिट में जा सकता है कैपिटल R या गैमिट में जा सकता है स्मॉल r। यानी गैमिट में कैपिटल R जाने का चांस 1/2, स्मॉल r जाने का चांस 1/2। कैपिटल Y और स्मॉल y भी देखा जाए तो यहाँ पर भी कैपिटल Y गैमिट में जाने का चांस 1/2, स्मॉल y भी गैमिट में जाने का चांस 1/2। तो अगर आप देखें तो स्मॉल r गैमिट में रीच आउट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। कैपिटल Y अगर आप देखें तो गैमिट में जाने की इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। मेल गैमिट के अंदर या तो जाएगा X क्रोमोसोम या तो जाएगा Y क्रोमोसोम, और जब X क्रोमोसोम जाएगा तो ही H जीन जाएगा, और X क्रोमोसोम का गैमिट में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो H जीन के भी गैमिट में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो H जीन के गैमिट में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड, और इससे हमारा आंसर फटाफट आ जाता है कि हर जीन का स्टडी सेपरेट किया जाए और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया जाए प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो आंसर हमारा बन रहा है 1/8। ऑप्शन अगर चेक किया जाए तो ऐसा ऑप्शन सेकंड दिख रहा है हमें, इसलिए आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए बच्चों अब 12th क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन पी प्लांट homozygous round seeded plant is crossed with homozygous wrinkled seeded plant, then the offspring will be, यानी क्वेश्चन का कहना है राउंड सीडेड प्लांट और वो भी होमोजाइगस का क्रॉस किया गया रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स का, और ये रहा होमोजाइगस, और फिर इससे जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो क्या मिलेंगे पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो सीड शेप का जीन होता है ये होता है प्लेयोट्रॉपिक जीन, यानी एक ही जीन मोर देन वन कैरेक्टर कंट्रोल हो, प्लेयोट्रॉपिक जीन कहलाता है। तो यही सीड शेप वाला जीन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को भी कंट्रोल करता है। और एलन कोटा में इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ भी दिया गया है जो बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दिया भी जाता है। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन और जीन प्रोडक्ट, यानी डोमिनेंस केवल जीन और जीन के प्रोडक्ट से डिसाइड नहीं होता। इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया भी जाता है आपको। आइए सवाल की तरफ आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि सीड शेप के लिए तो यहां पर बात दिखती है कंप्लीट डोमिनेंस, लेकिन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के लिए अगर हम देखते हैं तो ये आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जहां यहां पर अगर देखें तो सीड शेप तो राउंड मिलेगा, और हेट्रोजाइगस में अगर आप देखें तो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन जो कि आपको मीडियम साइज का दिखेगा, क्योंकि स्टार्च ग्रेन जो है मीडियम साइज्ड स्टार्च ग्रेन, क्योंकि जो स्टार्च ग्रेन है ये वाला केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो सवाल दिया है सीड शेप के बारे में और पूछ रहा है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के बारे में। एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। प्रोजेनी में 100% लार्ज स्टार्च ग्रेन्स तो नहीं मिल रहे, क्योंकि सारे 100% कैसे मिल रहे हैं, मीडियम साइज के। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। 75% मीडियम साइज स्टार्च ग्रेन्स, ये भी गलत है। 75% नहीं बल्कि 100% होना चाहिए मीडियम साइज स्टार्च ग्रेन्स। थर्ड देखा जाए
25% स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन, ये भी गलत है। 100% हमें मीडियम नजर आएगा, यानी 0% लार्ज, 0% स्मॉल। और फोर्थ ऑप्शन देखिए दिख भी रहा है 0% स्मॉल, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। In a certain taxon of insects, some in which XXX0 type of sex determination is found have 17 chromosomes and the other have 18 chromosomes. The 17 and 18 chromosome bearing organisms are। पहले क्वेश्चन में ये बता दूं कि XX जो है यहाँ पर ये है फीमेल और X0 जो है वो है मेल। XX टाइप जो कि यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन में देखते हैं, जैसे एग्जांपल आप देखें तो ग्रासहोपर भी आता है इसके अंदर, और आप देखते हैं तो फीमेल में है एक क्रोमोसोम ज़्यादा और मेल में है एक क्रोमोसोम कम। तो सवाल यही पूछ रहा है कि अगर 17 और 18 क्रोमोसोम है तो वो किन के लिए होंगे ये ऑर्गेनिजम्स। 17 वाला मेल होगा फीमेल होगा, 18 वाला मेल होगा या फीमेल। तो हम देख रहे हैं XXX0 टाइप में एक क्रोमोसोम की कमी है मेल में, तो आप देखिए कि XX फीमेल होने से यहाँ पर क्रोमोसोम जो है ज़्यादा होना चाहिए और मेल में कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 17 पहले दिया है और 18 बाद में दिया है, यानी कम वाला तो मेल है और ज़्यादा वाला तो फीमेल है, सेकंड में नहीं दिख रहा। थर्ड बोल रहा है ऑल मेल्स, ये भी गलत है। फोर्थ बोल रहा है ऑल फीमेल्स, बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि पहले मेल और फिर फीमेल रेस्पेक्टिवली करके लिखा है, और मेल में आप देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम कम और फीमेल में एक क्रोमोसोम ज़्यादा। तो आंसर होगा आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ ऑल द 4 चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली विल नॉट हैव सिमिलर ब्लड ग्रुप। एक परिवार में 4 बच्चे हैं और चारों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, इसका मतलब चारों के ब्लड ग्रुप अलग अलग होंगे, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं और चारों बच्चों में अलग अलग है। फिर पूछता है सवाल, देन व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप जीनोटाइप ऑफ फादर एंड मदर। अब फादर एंड मदर के ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप के बारे में सवाल पूछा गया है, तो फादर और मदर के ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप का अगर जवाब देना है तो प्रोजेनी से यानी बच्चों से बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा। अगर आप देखें यहाँ पर तो जो ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड है तो इसका जीनोटाइप IO लिखेंगे, और हर जोड़े अलील में से एक अलील एक पेरेंट से और दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से, यानी दोनों के पास एक एक IO अलील होना मस्ट है, तभी ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड आ सकता है। एक चाइल्ड ऐसा भी है इस फैमिली में जिसमें AB ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा IA-IB। अब AB ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप IA-IB है, तो एक अलील एक पेरेंट से, दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से, तो IA एक पेरेंट से आएगा और IB दूसरे पेरेंट से। यानी आप देख सकते हैं कि दोनों पेरेंट जो है हेट्रोजाइगस होंगे, तभी जाकर के ये चारों ब्लड ग्रुप वाले बच्चे फैमिली में नज़र आ सकते हैं। अब ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसा नहीं नज़र आ रहा, सेकेंड ऑप्शन भी आपको नज़र नहीं आ रहा, थर्ड ऑप्शन अगर आप देखें तो देखिए दोनों पेरेंट्स को यहाँ पर हेट्रोजाइगस शो किया गया है, और इसीलिए हमारा आंसर जो है हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। Morgan worked with the tiny fruit flies which were found very suitable for such studies because। सवाल कुछ ये कह रहा है कि फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला पर मॉर्गन की स्टडी के लिए ये अच्छा ऑर्गेनिज्म मॉडल कैसे साबित हुआ। फ्रूट फ्लाई मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे बेटर ऑर्गेनिज्म मॉडल बना, NCERT में दिया हुआ है ये भी बात, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। देखते हैं एक एक करके। पहला स्टेटमेंट, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 मंथ्स। ये बात गलत है, क्योंकि ड्रोसोफिला का जो लाइफ साइकिल है वो 2 मंथ्स नहीं 2 वीक्स। NCERT में इस बात को मेंशन भी किया गया है,
इसलिए ये वाला गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस ए स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल की जगह पे होना चाहिए लार्ज, तो सेकेंड वाला भी गलत है। इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। बिल्कुल सही है यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशंस हैं ड्रोसोफिला में, जिसको लो पावर माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में एज सच प्रेजेंट है। फोर्थ देखा जाए यहाँ पर, क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस। यहाँ तक बात तो ठीक है कि मेल और फीमेल का क्लियर कट यहाँ पर डिफरेंस आप कर पाते हो अपने, लेकिन जो ये बात कर रहा है कि मेल लार्ज और फीमेल स्मॉल, ये बात यहाँ गलत हो जा रही है। मेल की जगह पे होना चाहिए स्मॉल, क्योंकि मेल होते हैं स्मॉल साइज ड्रोसोफिला में और फीमेल होते हैं लार्ज साइज, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला बात गलत होता है और इसलिए हमारा हो जाएगा आंसर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट 1। सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्ड फैक्टर टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो कह रहा है क्वेश्चन कि फैक्टर का सेग्रीगेशन जो है वो होता है एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस में। बिल्कुल, जैसे हम एनाफेज 1 देखते हैं तो एनाफेज 1 में हमें क्या दिखता है कि एनाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर खींच करके होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन करती हैं। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रही होती हैं तो इस पर प्रेजेंट जो फैक्टर्स होते हैं इनका भी सेपरेशन हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल यही तो कह रहा है कि सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्ड फैक्टर टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम के डिसजंक्शन से पेयर्ड फैक्टर का भी सेपरेशन हो जाना होता है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर्स व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये तो एलन कोटा में बहुत देर तक इस बात पर चर्चा चलती है। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बताया भी जाता है क्लासरूम में कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब होता है जब नॉन एलेलिक जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, और अगर नॉन एलेलिक जीन सेम क्रोमोसोम पर आ जाए तो वो केस लिंकेज का बनता है। फिलहाल स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब होता है जब जीन्स डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर लोकेटेड हो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट। अब देखते हैं, हमें पहला ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से ये चुनना है। एक एक करके देखते हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन्स दैट कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। एनसीईआरटी में इस बात को भी मेंशन किया गया है और हमें पढ़ाया भी जाता है कोटा क्लासरूम में कि ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज जीन के म्यूटेशन से फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज होता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। हेट्रोजाइगस HbA-HbS इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेट्रोजाइगस में इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं होता, नॉर्मल होता है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो इस डिजीज का अफेक्टेड होना रेसेसिव केस में बनेगा, यानी होमोजाइगस केस में ही सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, हमारा आंसर तो यही मिल गया। लेकिन फिर भी नीचे के स्टेटमेंट्स भी पढ़ लें। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन on the beta globin chain of hemoglobin molecule causes the shape of RBC to change from biconcave disc to elongated sickle like structure। बिल्कुल सही बात है। हम देखते भी यहाँ पर एनसीईआरटी में इसका अभी डायग्राम भी एक बना हुआ है कि 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन के आ जाने से यहाँ पर जो नॉर्मल शेप आरबीसी होता है वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ के देखें, सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। अभी मैंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है, बिल्कुल सही है। तो आंसर सेकंड है।
ये इस क्वेश्चन का हिंदी, और फिर हमारे सामने आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पेडिग्री पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। बहुत बार सवाल जो है सिंबल से ही आ जाता है नीट में। नीट में ये सिंबल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। एक एक करके चेक करते हैं यहाँ पर कि ये सिंबल जो दिख रहा है, ये ए वाले में ये दिखता है, इसको कहते हैं 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का सिंबल है। तो ए का हमारे पास मैच सेकंड के साथ जाएगा। ये एक स्क्वायर और एक सर्कल के बीच में जब ये लाइन कनेक्टेड होता है तो इसको कहते हैं हम मेटिंग के बारे में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, और ये हमें थर्ड में नज़र आ रहा है, तो बी का मैच थर्ड के साथ हो जाएगा। सी देखा जाएगा, डबल लाइन से अगर मेल और फीमेल को कनेक्ट किया गया है तो ये होता है कंसेंगुइनियस मेटिंग, यानी क्लोजली रिलेटेड जो मैरिजेस होते हैं उसको शो करने का ये तरीका होता है। पेडिग्री में सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो सी का हमारा मैच फर्स्ट के साथ दिख रहा है। ये जो डायमंड शेप दिख रहा है ये होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए, तो ये फोर्थ के साथ मैच होता हुआ दिख रहा है। अब ये हमें ऑप्शन में ढूंढना है। देखते हैं, सबसे पहले ए सेकंड के साथ मैच हो रहा है, बी थर्ड के साथ मैच हो रहा है, सी फर्स्ट के साथ जो यहाँ नहीं दिखाया है इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देखा जाए तो ए सेकंड के साथ मैच हो रहा है, बी थर्ड के साथ, सी फर्स्ट के साथ, डी फोर्थ के साथ। तो हमारा मैच जो है बिल्कुल फिट बैठ रहा है ऑप्शन सेकंड से, इसलिए हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। म्यूटेशन इन जीन इनकोडिंग फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज इज एग्जांपल ऑफ प्लेयोट्रोपिज्म। प्लेयोट्रोपिज्म का ये केस है फिनाइल कीटोन यूरिया। अब फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज होता है इसी एंजाइम को कोड करने वाले जीन के अंदर म्यूटेशन से। तो प्लेयोट्रोपिज्म है क्या? एक ही जीन में आप देखोगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स या फिनोटाइप्स लाने की कैपेसिटी नजर आती है प्लेयोट्रोपिज्म में। और फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज होता है इस एंजाइम के जीन में म्यूटेशन से, और आपको इसकी वजह से बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट नजर आएंगे। जैसे रीजन में आप देखें कि दिस इज मैनिफेस्टेड बाय मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो आप देख रहे एक से ज़्यादा इफेक्ट तो दिख ही रहा है इस डिजीज़ के अंदर, और इसलिए ये प्लेयोट्रोपिज्म को भी एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा इफेक्ट अगर शो कर दिया तो प्लेयोट्रोपिज्म है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी है रीज़न असर्शन का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, ये मैच द कॉलम है। मेंडल के जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो स्टडी करी गई थी उसी पर बेस्ड है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये भी। इनकरेक्ट ढूंढना है हमें यहाँ पर गार्डन पी के लिए। एक एक करके देखते हैं ऑप्शन। सीड कलर, येलो वाला जो होता है वो होता है डोमिनेंट, ग्रीन वाला होता है रेसेसिव। तो येलो अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाला होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में अपीयर होता है, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखें पॉड कलर, तो पॉड कलर का ग्रीन जो फिनोटाइप होता है ये होता है डोमिनेंट, और येलो वाला होता है रेसेसिव। तो जब ग्रीन डोमिनेंट है तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में अपीयरेंस दिखेगा। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन के अगर आप देखेंगे तो एक्सियल वाला होता है डोमिनेंट और टर्मिनल वाला होता है रेसेसिव, और अगर टर्मिनल रेसेसिव है तो ये केवल होमोजाइगस में आना चाहिए, हेट्रोजाइगस में अपीयरेंस इस फिनोटाइप का नहीं आना चाहिए। इसलिए ये वाला थर्ड जो है मैच ये गलत दे रहा है यहाँ पर। फोर्थ देखा जाए पॉड शेप, पॉड शेप यहाँ पर है कंस्ट्रिक्टेड। अब ये जो कंस्ट्रिक्टेड है ये होता है यहाँ पर रेसेसिव। अब जब ये रेसेसिव है कंस्ट्रिक्टेड तो डेफिनेटली ये केवल और केवल होमोजाइगस में ही अपीयर होगा। तो ये भी अपना सही, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो दिया गया है मैच वो बिल्कुल सही है, थर्ड वाला गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर थर्ड। तो इस तरह से इस एपिसोड के
20 क्वेश्चंस के थ्रू हमने एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से सुना होगा और मेरा विश्वास है कि इस T20 सीरीज़ से आपके नीट के अंदर मार्क्स में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आगे इसी तरह से इस T20 के सीरीज़ में कई सारे नए नए और भी टॉपिक्स मिलते रहेंगे आपको। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।